कलम, बात में तेरी ना आएंगे दोबारा देखना, चाय भी तेरी है जालम जहर से जैसे। ने पहले क्यों नहीं लगाए जब सिर्फ एक या दो थे, आपने इनको लाखों की तादाद में क्यों होने दिया। इस्तेमाल किया गया था, उसमें पिछली खामियों और गलतियों से सबक सीखकर ताजा मसाले शामिल किए गए थे। नए प्रोजेक्ट में इमेज मेकर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और इलेक्टेबल्स ने मरकजी किरदार अदा करना था। 2014 में 126 रोज का धरना, इस प्रोजेक्ट की फाइनल टेस्टिंग अहदाफ हासिल न किए जा सके। चुनांचे मजबूरन इमरान खान से इक्तदार लेकर बराह रास्त सामने आने की बजाय पुराने खिलाड़ियों से रजू किया गया, मगर इमरान खान ने प्रोजेक्ट डिजाइनर के अंदाजों के बरक्स सियासी स्क्रिप्ट बनने से इंकार करके प्रोजेक्ट को ही बराह रास्त चैलेंज से लेकर हलाकू खान से लेकर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की मिसालें और ऐसी इस तरह से दिमागों को, ज़हनों को माउफ किया जाता है कि जिसके बाद जो सवालात हैं वो जन्म लेते ही में तबाही हो गई। उस तरफ तवज्जो देने की बजाय हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि किसकी कितनी शेव हो गई, किसकी मूंछों को छोड़ दिया गया, किसने केला खा लिया और किसने जूस पी लिया है। अगर आप इस सारे डुगडुगी बजाकर तमाशा लगाने की बजाय हम लोगों के सामने असलियत रखें, हमें बताएं कि असल तमाशा करने वाला कौन है, तमाशबीन कौन है, एंजॉय करने वाले कौन है, ताली बजाने वाले कौन है, स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है। इन तमाम बातों को अवाम के एंटरटेनमेंट की दुनिया की तमाम तर बातें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आएंगी, आपको वो तमाम तर फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हुए पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आएंगी। की आजादी का नारा लगाया जा रहा है जिसमें हमने पहले ही आजादी हासिल कर ली है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप मुसलमानों को ही हदीसें सुनाकर उन्हीं को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर तबलीग करनी है, आप उन इलाकों में जाइए, तबलीगी जमात को ज्वाइन करके पता चले कि अगर होनी चाहिए तो उन लोगों की जिनकी बेटियां जहेज से घर में बैठी हुई हैं। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उन लोगों की जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उनकी जिनके पास अद्वियात के पैसे नहीं है। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उनकी जिनके लिए आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते लेकिन अपने अस्पताल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। सवाल यह नहीं कि इस वक्त आपसे ही क्यों किया जा रहा है, सवाल यह है कि इस वक्त सारी सियासत ही आपके गिर्द घूम रही है। इस वक्त ना तो मुल्क को आप चलने दे रहे हैं, ना ही आप मईशत को टिकने दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। हाथ में पत्थर नहीं, पकड़ो ज़रा तुम भी कलम, दुश्मनी तुम भूल जाओ, दोस्त बन जाएंगे हम। हादसे जो हो रहे हैं इन दिनों इतने यहाँ, सुबह होते ही नया मिलता है हम सबको अलम। बात में तेरी ना आएंगे दोबारा देखना, चाय भी तेरी है जालम जहर से जैसे न कम। खून पीकर जिसामत बढ़ गई कितनों की यहाँ, हाथ में है खंजर और लब पर है भरम। अब सियासत भी है बिस्मिल एक तिजारत की तरह, वोट देना नोट लेकर और वतन का भरना दम। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस वीलॉग का आगाज़ हम करेंगे जमील फ़ारूकी की गिरफ्तारी से, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में ये बात कह चुका हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी आपको लाख किसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी यहाँ पे आज़ादी इजहार राय में आपकी बहुत सी लिमिट्स हो सकती हैं जो कि आपका राइट बनता है। आप तमाम कानून नाफज करने वाले इदारे किसी की भी बात के ऊपर उससे वजाहत तलब कर सकते हैं, लेकिन आपका किसी के ऊपर तशद्दुद करना यह बहुत ही गलत बात है, जो कि उन्होंने खुद अपने वीडियो बयान में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल की कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। अब इस बात में कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। गो के उनके दिए हुए बयानात, उनकी वीडियोस, उनकी ट्वीट्स, उनकी तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटीज, उसमें इंतहाई बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक मवाद शामिल है जिसको के कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पहले क्यों नहीं, ये टांके आपने पहले क्यों नहीं लगाए जब सिर्फ एक या दो थे? आपने इनको लाखों की तादाद में क्यों होने दिया? आपने किस बात का इंतजार किया? आपने किस बात के लिए इस माहौल को इतना आगे बढ़ा दिया कि अब मामलात इतने बढ़ चुके हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए आपको गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं। अगर आपने पहले से मैकेनिज्म तैयार किए हुए होते, अगर पहले से ये सारी चीजें तैयार की हुई होती, या एक या दो ने जब कोई
الفاظ استعمال کیے تھے وہیں پر روک دیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج نوبت یہاں تک نہیں آتی. آج حسان نیازی اٹھ کے ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کسی کی کیا مجال ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. پرویز خٹک نے کہا کسی کے باپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکے. یہ وہ بیان ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اب کسی کی میراث بن چکا ہے. شاید یہ جو ماحول بن چکا ہے اس کے بارے میں ایک کالم جو کہ ایک بہت ہی اچھے صحافی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 3 تھیوریاں تھیں. پہلی تھیوری یہ کہ پروجیکٹ نجات دہندہ اکتوبر 2011 میں لانچ کیا گیا, جو کہ ماضی میں پی این اے, آئی جے آئی اور مسلم لیگ کاف جیسے تجربات نے چونکہ خاطر خواہ نتائج نہیں دیے, اس لیے اس بار جو پروجیکٹ نجات دہندہ استعمال کیا گیا تھا اس میں پچھلی خامیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر تازہ مسالے شامل کیے گئے تھے. نئے پروجیکٹ میں امیج میکر, سوشل میڈیا ایکسپرٹس اور الیکٹیبلز نے مرکزی کردار ادا کرنا تھا. 2014 میں 126 روز کا دھرنا اس پروجیکٹ کی فائنل ٹیسٹنگ تھی. اس بار ٹیسٹنگ میں جو کمزوریاں سامنے آئی انہوں نے اگلے 4 برس میں دور کیا گیا. پرانی سیاسی نسل کو ہر طرح سے محاصرہ زدہ, خوف زدہ اور مقدمہ زدہ کر کے ٹھکانے لگایا گیا تاکہ اس وقت کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو پوری سہولت سے سکہ رائج الوقت کے طور پر چلایا جا سکے. ایک نئے بے داغ سویلین فلمی سیٹ اپ پر پوری فلم شوٹ کی گئی. کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مقبول, ایماندار, نجات دہندہ ریاست کو لگی دیمک, اس کا تسلی بخش علاج کر کے اس کو ایک ایسی ٹھوس قوم بنا دے جو باقی دنیا کو باعزت طور پر ہماری توجہ تمام دنیا میں بڑھ سکے, لوگوں کی توجہ کا مرکز ہم لوگ بن سکے. پروجیکٹ ڈیزائنر کی توقع تھی کہ انہیں بھانت بھانت کے مفاد پرستوں کو الگ الگ آپریٹ کرنے کے مسائل سے کم از کم اگلے 15 سے 20 برس کے لیے نجات مل جائے. چنانچہ جولائی 2018 میں مکمل پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ عمران خان صاحب کو جتوایا گیا اور پھر اگلے 3.5 برس نئے رہنما کی راہ میں آنے والی ہر بڑے سے بڑی, چھوٹے سے چھوٹی رکاوٹ سے پروجیکٹ انجینئرز کی ایک خصوصی ٹیم براہ راست نمٹتی رہی تاکہ نئے رہنما اور اس کی ٹیم کو امور مملکت چلانے کا بنیادی تجربہ حاصل ہو جائے. مگر ٹیم عمران انجینئر کی وعدہ کردہ ٹائم لائن کے مطابق نہ چل سکی اور مکمل طور پر عمومی مایوسی ہوئی, اور لہٰذا اس مہنگے پروجیکٹ کو ڈوبتے سے بچانے کے لیے ری لانچنگ کا ہنگامی منصوبہ تیار کیا گیا. نہ تجربہ کار ٹیم اور نہ تجربہ کار پروجیکٹ کو مزید کڑوے ناگزیر اقتصادی فیصلوں کی تپش سے تحفظ دینے کے لیے پرانے کھلاڑیوں کو عارضی طور پر اقتدار منتقل کیا گیا اور خان کو ایک نیا بیانیہ تھما دیا گیا. جتنے کڑوے فیصلے تھے وہ بھی ہو گئے. توقع کے مطابق ہر کوئی نئی حکومت پر تھو تھو بھی کر رہا تھا اور عمران خان دوبارہ ایک نجات دہندہ کے طور پر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھارا جا رہا ہے تاکہ انتخابات جب بھی ہوں خان کو 2/3 اکثریت دلوا کے نہ صرف 18ویں آئینی ترمیم میں چھپی بارودی سرنگیں صاف کر دی جائیں بلکہ وزیر اعظم کے دستوری اختیارات ایوان صدر منتقل کر کے عمران خان کو ایک نئے ریفرنڈم کے ذریعے طاقتور آئینی صدر بنایا جائے. یہ پہلی تھیوری کا ذکر کیا جا رہا ہے. ابھی اس میں 2 تھیوریاں ابھی باقی ہیں اور ہر اختلافی آواز کو پہلے سے زیادہ دبانے کی یہ کوشش کی جائے کہ نجات دہندہ کا دشمن ہے وہ دراصل ملک و ملت کا دشمن بنا دیا جائے, غداری کے ٹیگ لگا دیے جائیں. اس کے بعد انجینئرز اور ان کی پروڈکٹ ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے لگے گی. دوسری تھیوری یہ تھی کہ پروجیکٹ نجات دہندہ مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے ہی لانچ کیا گیا مگر عمران خان کو اقتدار تھمانے اور ان کی ہر طرح سے مدد کے باوجود مطلوبہ اہداف حاصل نہ کیے جا سکے. چنانچہ مجبوراً عمران خان سے اقتدار لے کر براہ راست سامنے آنے کی بجائے پرانے کھلاڑیوں سے رجوع کیا گیا. مگر عمران خان نے پروجیکٹ ڈیزائنر کے اندازوں کے برعکس سیاسی سکرپٹ بننے سے انکار کر کے پروجیکٹ کو ہی براہ راست چیلنج کر دیا. تیسری تھیوری کیا تھی؟ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن قدرت کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو ہو کہ نواز شریف ہو یا عمران خان, ان سب نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی اپنے آپ کو پروان چڑھایا مگر موقع ملتے ہی تینوں نے اپنا پاپولر بیس بنانے میں کامیابی حاصل بھی کر لی. بھٹو کو ایک بار اور نواز شریف کو 3 بار نایاب موقع ملا کہ وہ اپنی عوامی مقبولیت کے بل پر کچھ ایسی دورس اصلاحات کر کے جن کا مقصد شخصی حکمرانی ہو مضبوط تر کرنے کی بجائے جمہور کی حکمرانی, انصاف اور حقوق کے محرومی کا خاتمہ ہوتا. مگر دونوں نے اس
कीमती मौके को जाया कर दिया। इमरान खान को एक मौका मिला मगर इन्होंने अपनी बैसाखियां एक तरफ रखकर सबको साथ लेकर चल के इस मुल्क में जमहूरी कुव्वत को, जमहूरी ताकत बनने का मौका जाया कर दिया। उन्होंने किसी के साथ भी बैठकर मफाहमत की बजाय लड़ाई झगड़े को अहमियत दी। अब अगर कुदरत इन्हें दूसरा मौका दे तो क्या जमानत है कि वो अगली बार भी इंतकाम की बातों और तंग नजरी, गैर आईनी मशवरों पर तवज्जो, जाती इक़्तिदार के बढ़ावे और नरगिसियत के कैदी बनकर नया चांस जाया नहीं करेंगे। यूं मुल्क फिर गोल गोल उसी दायरे में घूमता रहेगा जब तक कोई और मदारी पहले से बेहतर डुगडुगी के साथ कोई नया बंदा नहीं उतारता। इन तीनों थ्योरियों में से आप अपनी पसंद और जायके के हिसाब से जो भी थ्योरी हो उठा ले। आपको मुकम्मल आजादी है, आजादी राय का इजहार का हक आपको हासिल है। वैसे भी आजादी का नारे फिर से फैशन में हैं। जिन्ना ने हमें जो पाकिस्तान दिया वो एक ऐसा पाकिस्तान है जिस पर नाज था, लेकिन इस वक्त हदीसों के मफहूम सारे अपने हक में, इस वक्त कुरानी आयात की उनको मोड़ मोड़ कर लेकर जाया जा रहा है सियासत में। इस वक्त हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात को जोड़ा जा रहा है अपनी पार्टियों के साथ। इस वक्त जो भी मिसालें दी जाती हैं वो तमाम की तमाम इंतहाई अफसोसनाक, मजहब, दीन सब कुछ खिलवाड़ बनाया जा रहा है। इस वक्त आपको ऐसी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि आपको शुरुआत की जाएगी बहुत सी पुराने से पुराने दौर की। आपको लाया जाएगा इस वक्त चंगेज खान से लेकर, हलाकू खान से लेकर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की मिसालें, और ऐसी इस तरह से दिमागों को, ज़हनों को माउफ किया जाता है कि जिसके बाद जो सवालात हैं वो जन्म लेते ही दम तोड़ जाते हैं। सवालात जो उठने का नाम ही नहीं लेते, वो वहीं के वहीं ये सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वो ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हमारी जो सियासत का महवर है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस मुल्क में इस वक्त कितने ही घरों के अंदर इस वक्त इतनी मुश्किलात हैं कि 2 वक्त का खाना नहीं है। सैलाब से घरों में तबाही हो गई, उस तरफ तवज्जो देने की बजाय हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि किसकी कितनी शेव हो गई, किसकी मूंछों को छोड़ दिया गया, किसने केला खा लिया और किसने जूस पी लिया। हमारे यहां आज ज़ेरे बहस मौजू है कि कौन किस वक्त किसको सर के ऊपर सफेद चादर ओढ़कर उसको हॉस्पिटल में, उसको अदालत में उसको पेश किया गया। इस वक्त हमारे यहां खबरों की जीनत बनी हुई हैं ये तमाम तर चीजें, लेकिन इकोनॉमी कहां से कहां जा रही है। डॉलर नीचे आते ही फिर से दोबारा उड़ान भरनी शुरू कर देता है। मुल्क की मईशत इस वक्त तबाही के धाने पे खड़ी है। हम लोग देख रहे हैं IMF की तरफ, हम लोग देख रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर डालकर बोझ नई से नई उम्मीदों की तरफ, लेकिन हमने कभी भी इस मुल्क में मौजूद जारी और जो हमारी बेसिक बर्बादी की जड़ें हैं उनको काटने की तरफ तवज्जो नहीं दी। हम गिरफ्तार करते हैं जमील फरूकी को, हम गिरफ्तार करते हैं शहबाज गिल को, हम गिरफ्तार करते हैं ट्वीट करने वाले उन नौजवानों को जिनको गुमराह किया जाता है, लेकिन हम उनकी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा पाते जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्होंने इस तमाम फैक्ट्रियों को बिल्ड किया है। क्या ही अच्छा है अगर आप इस सारे डुगडुगी बजाकर तमाशा लगाने की बजाय हम लोगों के सामने असलियत रखें, हमें बताएं कि असल तमाशा करने वाला कौन है, तमाशबीन कौन है, एंजॉय करने वाले कौन है, ताली बजाने वाले कौन है, स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है। इन तमाम बातों को अवाम के सामने आना चाहिए। गिरफ्तारियां बज़ाहिर किसी चीज का हल नहीं है। आप किसी को किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी कुछ भी करके कुछ भी साबित कर सकते हैं, फिर भी इसके बावजूद आप लोगों ने कल रात तमाशा लगाए रखा, आप लोगों ने हमेशा की तरह इस अवाम को बेवकूफ बनाए रखा। आपको शायद इस मुल्क में तमाशा करने की आदत बन चुकी है। हम अवाम भी इस काबिल हैं कि हम लोगों को भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। जब सिनेमा घरों पर पाबंदियां लगी तो उसके बाद अवाम सिनेमा घरों से दूर हो गई, लेकिन इस वक्त अवाम को जो फिल्में देखने को मिलती हैं वो आपको किसी लिबर्टी चौक पर मिल जाएगी, आपको किसी भी सड़क के किनारे मिल जाएगी। आपको इस वक्त जो फिल्में मिलेंगी वो आपको किसी भी रोड्स के ऊपर नजर आ जाएंगी, आपको इस वक्त सियासत में नजर आ जाएंगी, आपको इस वक्त एंटरटेनमेंट की दुनिया की तमाम तर बातें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आएंगी, आपको वो तमाम तर फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हुए पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आएंगे। लेकिन क्या यह मुल्क इस बात का मुतहम्मल हो सकता है? क्या हम नौजवान अपने आप को सुधार सकते हैं? क्या हम नौजवान ही पीछे हट सकते हैं? लेकिन हम लोग पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि रात हमें
में सिर्फ एक मैसेज कर दिया जाता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा कर लिया गया और आवाम इस तरह से सड़कों पर निकलकर ये किसी को भूल गए कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है और कहा यह गया कि मैं बच्चों को बताकर आया हूं कि अगर मैं वापस ना आया तो तुम स्कूल चले जाना। मैं उससे सवाल करता हूं कि तुम किस आजादी के लिए, किसकी गिरफ्तारी को बचाने के लिए, किस शख्स को बचाने के लिए तुम इस वक्त घर से निकले थे? क्या उसको पता है कि तुम कौन हो? क्या उसको बता सकते हो कि तुम कौन हो? कितनी ही जानें जाया हो गई मॉडल टाउन के हादसे में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। कितने ही लोग सियासत की नजर में इस वक्त जाने गवा बैठे, लेकिन उनके घर वालों को कोई रोटी तक नहीं देता। कितने ही लोग इस वक्त ये सब कुछ कर चुके, लेकिन वो सब बेमानी थे। वो सारी जानें इस तरह से कुर्बान हुई कि वो सियासतदानों के लिए सिर्फ एक खिलौना साबित हुई। खुदारा, अगर आपने जहाद की, आपने उसकी लॉजिक को गलत तौर पर समझ लिया है तो उसको समझने की कोशिश करो। यह कौन सी हकीकी आजादी है? यह कौन सी हकीकी आजादी का नारा लगाया जा रहा है जिसमें हमने पहले ही आजादी हासिल कर ली है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप मुसलमानों को ही हदीसें सुनाकर उन्हीं को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर तबलीग करनी है, आप उन इलाकों में जाइए, तबलीगी जमात को ज्वाइन करके पता चले कि आप तबलीग के लिए निकले हैं। आप किन को जाकर आयतें सुनाकर आप उनके मफहूम को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अहादीस का मफहूम किन को सुना रहे हैं? जो आपके सामने बैठे हुए, जिनको पहले से ही कलमा सबको आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर एक को आता है। इसके बावजूद आपने ठान ली है कि आपने हर बात को, हर आयत को, हर हदीस को, हर इस्लामी टच को आपने अपनी सियासत के साथ जोड़ना है। इंतहाई माजरत के साथ हम इस वक्त बहुत रंजीदा हैं। इंतहाई माजरत के साथ हमारे मुल्क के बड़ों, आपको फैसले करने होंगे। इंतहाई माजरत के साथ मेरे मुल्क के बड़ों, आपने कब तक ये तमाशा चलते रहते हुए देखना है? आपने कब तक छोटे बड़ों में तमीज को तमीज रहने देना है? आपने कब इस तमीज को खत्म करना है? आपने इस तकसीम को कब खत्म करना है? आपने कब फैसलों को सबके लिए एक जैसा बनाना है? आपने कब 90 दिन के रिमांड और 2 दिन के रिमांड में फर्क की तकसीम को खत्म करना है? आपने कब जजेस के ऊपर उठने वाली उंगलियों का एहतसाब करना शुरू करना है? आपने कब एक छोटे जज और एक बड़े जज में होने वाली गुफ्तगू की तमीज और बदतमीजी का फर्क महसूस करना है? आपने कब अपने खिलाफ होने वाली मुहिम जोई को समझकर आपने हकीकी जो लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है? लेकिन अफसोस की बात कि आपने बेवकूफ सिर्फ अवाम को बनाया हुआ है। आपने उस अवाम को सारी रात सड़कों के ऊपर जगाया और आप खुद अपने महलों में सोए रहे। आपने उस अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है जिनको शायद उनकी 3 नस्लें भी बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन आपको फिक्र होनी चाहिए तो उन लोगों की जिनके घर इस वक्त सैलाब में बह गए। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उन लोगों की जिनकी बेटियां जहेज से घर में बैठी हुई हैं। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उन लोगों की जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उनकी जिनके पास अद्वियात के पैसे नहीं है। आपको फिक्र होनी चाहिए तो उनकी जिनके लिए आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते लेकिन अपने हस्पताल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। सवाल यह नहीं कि इस वक्त आपसे ही क्यों किया जा रहा है, सवाल यह है कि इस वक्त सारी सियासत ही आपके गिर्द घूम रही है। इस वक्त ना तो मुल्क को आप चलने दे रहे हैं, ना ही आप मईशत को टिकने दे रहे हैं, ना ही आपके अंदर सब्र है, ना ही आप सब्र करना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि इक़्तिदार मेरी मिरास है, कुर्सी मेरी मिरास है और मेरा वो महल है जहां पे जाकर मुझे बैठना है। मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को एक बार फिर, मैं फिर अपनी सोशल मीडिया टीम एक्टिविस्ट को यह कहकर अपनी वीडियोस चलवाना चाहता हूं कि देखो अब मैं बन चुका हूं शायद पहली थ्योरी, शायद पहली थ्योरी ही आप बनेंगे। अगर आप बन सकते हैं तो वही बन सकते हैं, अगर नहीं तो शायद नहीं, क्योंकि आप इस वक्त जिस डगर के ऊपर चल रहे हैं इंतहाई घिनौना खेल खेल रहे हैं, इदारों पे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फौज जैसा अजीम इदारा, हमारे अजीम इदारों के ऊपर इतनी ज्यादा आपने हर्जा सराई करवा दी, आपने इतनी ज्यादा मोहम जोई करवा दी, आपने हमारी अजीम अदालतों की किस तरह से किरदार कुशी की, गो के इस बात से बाला ताक कि नून लीग ने की वो की है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। गलत किया, जो भी किया गलत किया। लेकिन आपसे सवाल करने का मकसद यह है कि आप खुद को दूध के धुले हुए बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कानून और इंसाफ सिर्फ किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है। आपके ये लोग उठकर तड़ियां लगाकर धमकियां लगाकर किसको डरा रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि इस मुल्क में हम बिल्कुल मुल्क को बंद कर देंगे। कौन कहता है कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं है? एक वो भी शख्स था जो कहता था कि ऐसा रंधा फेरो यदि मैं कब्र पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। आज वो शख्स खुद अपने लिए जमानतें ढूंढ रहा फिर रहा है। आपको खुदा के
खौफ से डरना चाहिए, आपको अल्लाह की लाठी से डरना चाहिए। वो किसी भी वक्त, किसी भी तरह से, किसी भी वक्त आपकी कमर पे लग सकती है। आपको ये इस बात को समझना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत से बाहर आना चाहिए। किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी सहाफी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। आजादी इजहार राय का हक सबको हासिल है। ARY को खुलना चाहिए, किसी और चैनल के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे तो शायद फिर आप किसी को भी ज्यादा दबा नहीं सकते, क्योंकि जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर उतना ही उभर कर सामने आता है। मजीद तर आपको बताते चले जाएं कि शहबाज गिल के साथ इस वक्त पुलिस ने इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में उनके कमरे में जाकर तलाशी ली है, जिसमें बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और उस पिस्टल का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उनके खिलाफ और भी बहुत सी इस वक्त इंक्वायरीज चल रही हैं। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं वो, और जिसमें से तकरीबन 1 दिन का रिमांड आज खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन का रिमांड कल शुरू हो जाएगा। एक ही दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। गो के उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ? उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर हुआ। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिपोर्ट्स कहां से बनेंगी, कैसे बनेंगी, अदालत को मुतमईन कैसे किया जाएगा, वो कौन लोग हैं जो इंक्वायरी करेंगे कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। हम एक बार फिर कहते चले जाएं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर हमारे लिए ये एक इंतहाई खुशकिस्मती की बात है कि पंजाब में इस वक्त जो वजीर आला हैं वो परवेज इलाही साहब हैं। मैं समझता हूं कि अगर परवेज इलाही जैसा जीरक सियासतदान अगर इस वक्त पंजाब में ना होता तो शायद इस वक्त मुल्क तसादम की तरफ जा चुका होता, क्योंकि पंजाब की तरफ से बहुत से ऐसे इकदामात किए जाते जो कि शायद नाकाबिले बर्दाश्त होते और फिर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता। यह बहुत ही एक अच्छी सियासत है और इसका क्रेडिट बिल्कुल जाएगा परवेज इलाही साहब को और उनके साथ काम करने वाले लोगों को, और हाशिम डोगर साहब को भी, जो कि इंतहाई इस वक्त अफामो तफहीम की सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पंजाब में जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रही है। गो के ब्यूरोक्रेसी को उनसे शिकायत है, लेकिन सियासी तौर पर जो कि एक ऐसे फैसले जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते थे वो परवेज इलाही साहब नहीं कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब बिल्कुल डिजर्विंग पर्सन है और काश ही अच्छा होता अगर वो 4 साल पहले इस पंजाब के वजीर आला होते तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाता। कम से कम इस मुल्क में जितनी तेजी से, इस थोड़े से अरसे में जितनी तेजी के साथ वो फैसले कर रहे हैं और जितनी अहम डेवलपमेंट्स वो कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह से 1 साल तक अगर वो इसी तरह से काम करते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि काफ लीग भी दोबारा से पंजाब में उभर के सामने आ सकती है, क्योंकि परवेज इलाही साहब के काम वाकई बोलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे इस व्लॉग से इजाजत चाहूंगा। आपको मजीद नई अपडेट्स, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगा और उसमें आपको कुछ तहरीरी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे जो कि चुका देने वाले होंगे कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए कहां से बैठकर सारी इस वक्त ये सारा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।